बच्चों हम पढ़ रहे थे अध्याय 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसके अंतर्गत हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक पिछले वीडियोज में चर्चा की। पार्ट 1 में हमने भू आकृतिक प्रक्रियाओं के परिचय के बारे में जाना कि हमारा धरातल असमतल क्यों है। हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर की अंदर की चर्चा की, तो यहाँ ऊपर ये असमतल क्यों है। पार्ट 2 में हमने अंतर्जनित प्रक्रियाओं के बारे में जाना, तो साथ ही पार्ट 3 में हमने बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को सविस्तार से पढ़ा। पार्ट 4 में हमने अपक्षय के बारे में जाना। पार्ट 5 में हमने वार्ध संचलन और भूस्खलन को पढ़ा। तो पार्ट 6 में हमने अपर्दन और निक्षेपण की सविस्तार व्याख्या की। तो आगे चलते हैं इसी क्रम में। अंतिम पार्ट 7 मृदा निर्माण यानी सोइल फॉर्मेशन, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से कारक है जो मृदा के निर्माण में योगदान देते हैं। जबकि मृदा के बारे में हमने इसको परिभाषित, इसको प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मृदा परिच्छेदिका, भारत में मृदाओं के प्रकार हमने चैप्टर 6 भारत भौतिक पर्यावरण में सविस्तार से पढ़ा था। मगर यहाँ भी हम मृदा निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हो जाइए तैयार, अपनी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन और पेंसिल लेके, यानी अपने माइंड को केंद्रित करना जरूरी है। जब भी आप मिशन ज्ञान का वीडियो देखें तो अपने मस्तिष्क को केंद्रित करके अच्छी तरीके से सुने, समझे और पाठ्य पुस्तक को साथ साथ लेके पढ़े, क्योंकि आपका जो टारगेट है तभी अचीव कर पाओगे जब आप मन लगा के पढ़ाई करोगे। तो इसलिए इस वीडियो को कंसंट्रेट होके देखिए। मृदा निर्माण, मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है। कैसा माध्यम है? गत्यात्मक माध्यम है, जिसमें बहुत सी रासायनिक, जैविक और भौतिक प्रक्रियाएं अनवरत रूप से चलती रहती है। कौन कौन सी क्रियाएं? रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया और कौन सी? बायोलॉजिक क्रियाएं। यानी भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल, जैविक प्रक्रियाएं, यानी यह क्रियाएं अनवरत चलेगी तभी क्या होगा? मृदा का निर्माण होगा। कैसे? यानी यह एक आपको पेरेंटल रोग दिखाई दे रखी है, यानी इस डायग्राम में आपको मूलभूत चट्टान दिखाई दे रही है, यानी यह एक चट्टान है, मूलभूत चट्टान। अब इस चट्टान पे जैविक अपक्षय हो रहा है, रासायनिक अपक्षय हो रहा है, भौतिक अपक्षय हो रहा है। जब ये अपक्षय हो रहे हैं तो ये चट्टान क्या हो रही है? भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय के द्वारा टूट फूट रही है, विघटित हो रही है, वियोजन हो रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो रही है। जब ये बायोलॉजिकल वेदरिंग के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है, केमिकल वेदरिंग के द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रही है, फिजिकल वेदरिंग के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है, तो ये क्या बन रही है? ये मिट्टी का निर्माण हो रहा है। और ये प्रक्रियाएं हमारे धरातल के ऊपर कई सालों पहले से आज तक अनवरत यानी लगातार रूप में चलती रहती है। तो इस प्रकार से होता है मृदा का निर्माण। मृदा अपक्षय अपक्रस का परिणाम है। यानी किसका परिणाम है? अपक्रस का परिणाम है। यह वृद्धि का माध्यम भी है और यह एक परिवर्तनशील एवं विकास उन्मुख तत्व है। इसकी बहुत विशेषता मौसम के साथ बदलती रहती है। ये वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म, शुष्क और आर्द्र हो सकती है। यानी इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, देखो सोइल फॉर्मेशन कैसे बन रही है, मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है? यह है एक पेरेंटल रोग। क्या दिखाई दे रखी है? मूलभूत चट्टान, सेल दिखाई दे रही है। इस सेल के ऊपर देखो, ये वाइंड, ये रेन, ये हेल और ये आइस और ये फ्रोस्ट, ये हीट और ये कोल्ड। क्या हो सकती है? ये ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, ठंडी कोल्ड भी हो सकती है और हॉट गर्म भी हो सकती है। यानी यहाँ पे पवन, वर्षा, ओले, बर्फ, तुषार, इन क्रियाओं के द्वारा ये चट्टान क्या हो रही है? चट्टान टूट फूट रही है, विघटन हो रहा है बच्चों, इसका वियोजन हो रहा है।
और ये जब चट्टान विघटित और वियोजन हो रही है तो ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है। यही छोटे छोटे टुकड़े आगे चल के क्या हो रहा है, फिर इसका वेदरिंग हो रहा है, फिर ये किस में चेंज हो रही है, सिल्ट के अंदर, सिलिका के अंदर, खनिज के अंदर, सैंड के अंदर। और वही सिल्ट, सैंड, सिलिका, बजरी, ग्रेवल, यह मिट्टी के प्रकार है। इन्हीं से क्या हुआ है, मृदा का निर्माण हुआ है। यानी कहा जाए तो जो हमारी चट्टानें हैं, मूलभूत चट्टान, पेरेंटल रॉक, उसी के अपघटन के द्वारा, उसी के विघटन के द्वारा, उसी के वियोजन के द्वारा, चाहे कारक कोई से भी रहे हो, चाहे अपक्षय किसी भी प्रकार का हुआ हो, तो उन्हीं के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क रहती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। यदि ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी होगी तो यदि इसमें पत्तियां गिरती है या घासें सूख जाती है तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं, ह्यूमस एक्टिविटी बढ़ जाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पे निर्भर करेगी। यानी चट्टान कब टूटेगी, जब उस पे अपक्षय होएगा। और अपक्षय हमने सीधे साधे शब्दों में परिभाषित किया था बच्चों कि कोई भी चट्टान या चट्टानी पिंड या पदार्थ अपने स्थान स्व स्थान पे भौतिक या रासायनिक या जैविक प्रक्रमों के द्वारा विघटन या वियोजन हो जाता है तो उसे अपक्षय कहते हैं। और जब अपक्षय होगा तभी चट्टान टूटेगी और किसका निर्माण होगा, मृदा का निर्माण होगा। ये अपक्षयी प्रवाह अपक्षय पदार्थ की गहराई मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपेक्षित प्रवाह या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधों जैसे काई और लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवाह और निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, यानी उसके अंदर कई प्रकार के पदार्थ भी आ जाते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फर्न्स की वृद्धि हो सकती है, बाद में पक्षियों वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती है, बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थों का पुंज आभार छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। यानी अंदर बिल बनाते रहते हैं, चट्टान को काटते रहते हैं, अंदर का जो भी पार्टिकल्स है उनको बाहर निकालते रहते हैं और मिट्टी का निर्माण होता रहता है। यानी यह एक चट्टान है, दिखा रखिए। इस चट्टान के ऊपर कई प्रकार के जैसे जीव जंतु ये क्रियाएं कर रहे हैं। ये जीव जंतु क्रियाएं करके इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म जीव जंतुओं के द्वारा। और किसका निर्माण कर रहे हैं, मृदा का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। ये देखो, ये है आपकी क्या है, ये आपकी एक मूलभूत चट्टान है। इस मूलभूत चट्टान में ये देखो पौधों की जड़ों के द्वारा ये चट्टानें ढीली हो रही है। यहाँ पे ये देखो इंसेक्ट अंदर की ओर गति कर गए, यही इंसेक्ट अंदर की तरफ गति करके इन चट्टानों को ढीला कर रहे हैं, कुरेद रहे हैं, घिस रहे हैं। और यहाँ पे जो भी मिट्टी बन रही है मृदा निर्माण उसको बाहर लाके जमा कर रहे हैं। इस प्रकार से मृदा का निर्माण हो रहा है। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से। मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है इनको। मूल पदार्थ या सेले, पहला लिख लो यहाँ पे, मूल पदार्थ और सेले 5 मूल कारकों द्वारा निर्मित है। दूसरा है स्थलाकृति, थर्ड है जलवायु, फोर्थ है जैविक क्रियाएं और फिफ्थ है समय। यानी यही 5 कारक है जो मृदा निर्माण में योगदान देते हैं। ये कई बार आपके 11th क्लास के एग्जाम में पूछा गया है कि मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक है। मूल पदार्थ या सेल, पेरेंटल रॉक, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं और समय। मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं, एक दूसरे के कार्यों को प्रभावित करते हैं। इनका विवरण हम आगे पढ़ेंगे। यानी ये मृदा के बारे में, इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में सविस्तार से बताया गया है।
जनक सेल रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है। जनक सेल का मतलब पेरेंटल रोग। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव हुमस की यानी जैविक क्रियाएं हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच यानी स्थलाकृति, उच्चावच तुंगता और ढाल के मृदा संचय को निर्धारित करता है। तो पांचों हो गया। पहला जनक सेल, दूसरा है स्थलाकृति उच्चावच के बारे में, तीसरा है जलवायु, चौथा है जैविक क्रियाएं और पांचवा है समय। चलो आगे चलते हैं। जलवायु, पहले कारक के बारे में पढ़ते हैं। जलवायु, जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता की अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। यानी यहाँ पे हम किसकी चर्चा करेंगे? यहाँ पे हम जलवायु की चर्चा करेंगे। यानी हमने कितने कारक पढ़े थे? 5 कारक पढ़े थे। पहला पेरेंटल मटेरियल यानी मूलभूत चट्टान, दूसरा जलवायु, तीसरा स्थलाकृति, चौथा जीव जंतु ऑर्गेनिज्म और पांचवा है समय। तो पहले कारक क्लाइमेट की चर्चा हम कर रहे हैं। तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। फिर है मूल पदार्थ। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। निष्क्रिय नियंत्रक कारक कैसे हैं कि बाकी जो है जैसे ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु, वो तो क्या है? सक्रिय है। मगर चट्टान तो क्या है? निष्क्रिय पड़ी हुई है। उसी से क्या बननी है? मृदा का निर्माण होना है। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थान या उसी स्थान पर अपेक्षित सेल मलबा या लाए गए निक्षेप से हो सकती है। मृदा निर्माण का गठन मलबा के आकार, संरचना, एकल परत कणों, मलबा के कणों का विन्यास तथा सेल निक्षेप के खनिज और रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। क्या? यानी इसका क्या है? मूल पदार्थ, पेरेंटल मटेरियल यानी मूलभूत चट्टान किस किस पे निर्भर करती है? मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती है। यानी ये हमारा जो पेरेंट मटेरियल मूलभूत चट्टान उसके बारे में ये दिखाए गए। यानी मूलभूत चट्टानें, इनके द्वारा क्या हो रहा है? अलग अलग प्रकार से मृदा का निर्माण हो रहा है। परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदाओं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चुना क्षेत्रों में भी जहां अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती है, मिट्टियां मूल सेल से स्पष्ट संबंध को दर्शाती है। यानी हमने यह मिट्टी है, यहाँ पे ये पेरेंटल रॉक है यानी मूलभूत चट्टान है। इस मूलभूत चट्टान से यह ऊपर की होरिजन बनी हुई है। इसको ओ होरिजन, फिर ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन अलग अलग नामों से दिखाया गया। हमने पहले भी मृदा संस्तर या मृदा परिच्छेदिका की चर्चा कर चुके हैं। स्थलाकृति, टोपोग्राफी या एल्टीट्यूड, उच्चावच। मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातलीय एवं उपसतहीय अप्रवाह की प्रक्रियाओं को मूल प्रभाव के संबंध में भी प्रभावित करती है। यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, जिसमें क्या है? स्थलाकृति टोपोग्राफी। यानी इसमें मुख्य रूप से क्या होगा? एक तो उसका ढाल, यानी ढाल किस प्रकार से हैं, कंकड़ पत्थर जब आते हैं तो घिस घिस के टूट फूट के, और दूसरा है उसकी दिशा के आधार पे ये प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी और मोटी होती है। देखो ढाल, जहां ढाल क्या होंगे? तीव्र। निम्न ढाल जहां अपर्दन मंद तथा जल का परिसरण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत ही अनुकूल रहता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चौका मिट्टी के रूप स्तर का विकास हो सकता है
तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा काला हो सकता है। यानी तीव्र ढाल होगा तो मिट्टी क्या होगी, छिछली और सपाट और गहरी मोटी होती है। यदि ढाल निम्न होगा तो वो सबसे ज़्यादा अनुकूल है, और यदि सपाट और समतल है तो इस प्रकार चौका मिट्टी का विकास होगा। यानी ये आपको अलग अलग प्रकार से इसमें स्लोप दिखाए गए। इस स्लोप के आधार पे मृदा का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे ए होरिजन, यहाँ पे ई होरिजन, यहाँ पे सी होरिजन का विकास हो रहा है। जहाँ पे हिल स्लाइड हो गए, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में हिल स्लाइड है, सोलो सोइल छिछली मिट्टी पाई जाएगी, और जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे गांठियों के अंदर और समतल होंगे, वहाँ पे अलग मिट्टी का प्रकार पाया जाएगा। जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल इंसेक्ट प्रोसेस, वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। प्रारंभ में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि को जोड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मर्द पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ हुमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अमल जो हुमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं। ये क्या है आपके, ये आपके प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, ऑर्गेनिक मैटर है। इनके अंदर जो मृदा का निर्माण हो रहा है। मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजनों में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में हुमस एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर भी विकसित हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं क्या होगी, सघन होगी। किन क्षेत्रों में, आर्द्र उष्ण और भूमध्य रेखीय जलवायु में। तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में हुमस की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो ये इंसेक्ट होते हैं वो चिट्टी है, दीमक है, केचुआ है, करतंग, यानी इसमें आपको हर प्रकार के इंसेक्ट दिखाई दिए हैं। कीटों का महत्व अभियांत्रिकी सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। कौन, ये है जीव जंतु, चाहे वो चिट्टी हो, चाहे दीमक हो, केचुआ हो, और ये क्या हो, करतक हो। केचुए मिट्टी को खा जाते हैं, ये देखो एक आपको डायग्राम दिखा रखा। अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन और रसायन परिवर्तित हो जाता है, यानी इसकी दीमक बहुत ज़्यादा लाभकारी भी होती है, इसकी जो खाद बनती है। जब काल अवधि यानी समय, अगला है समय। मृदा निर्माण में काल अवधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता और उसकी पार्श्विका का विकास का निर्धारण करती है। यानी अभी आपने पढ़ा था कि समय क्या करता है, समय जो हमारी मृदा की पार्श्विका होती है, यानी मृदा परिच्छेदिका होती है, उसके मोटाई के स्तर को निर्धारित करता है। यानी हमने अलग अलग प्रकार की प्रोफाइल का वर्णन किया। यहाँ पेरेंटल मटेरियल, यहाँ के, यहाँ ख और यहाँ ग, यानी अलग अलग मृदा संस्तर के बारे में जाना। यानी उनकी जो मोटाई है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो टाइम, समय काल अवधि डिसाइड कर रही है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित मृदाएं
तरुण युवा मानी जाती है तथा उनमें संस्कार का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्कार मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट काल अवधि नहीं है। यानी यह जो आपको अलग अलग प्रकार के क्या दिखा रखे हैं, होरिजन संस्कार, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, यानी इन होरिजन का विकास किस प्रकार से हुआ है, समय गण। द लोंगर द टाइम द मोर डेवलप्ड सोहिल प्रोफाइल। यदि इसने क्या लिया है, समय अधिक लिया है, तो वो क्या होगी, मोटी होगी। 0 ईयर व्हेन सोइल फर्स्ट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। यंगर सोइल सो फ्यूअर लेयर्स इन द प्रोफाइल, यानी बहुत कम प्रोफाइल होगी यदि उसने यंगर सोइल है तो। यदि ओल्ड सोइल है तो बहुत सारी लेयर्स दिखाई देगी। यानी समय के आधार पे ही जो हम प्रोफाइल देखते हैं, मर्दा परिच्छेदिका देखते हैं, इन मर्दा परिच्छेदिकाओं की मोटाई निर्धारण किसके द्वारा, काल अवधि के द्वारा या टाइम के द्वारा। इस प्रकार से हमने मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक, मर्दा निर्माण में योगदान देने वाले कारकों का सविस्तार से अध्ययन किया। तो बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छी तरह से सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए, इस पे चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और इसको दिमाग में आप शांत बैठ के एक बार सुनने के बाद में रिमाइंड कीजिए और जहाँ पे समझ में नहीं आया हो उसको नोटबुक से मिलान कीजिए, दोबारा सुनिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले पार्ट के अंदर, अगले वीडियोज में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।